नमस्ते बाबा। जीते रहो बेटा। बैठिए बाबा। आइए बाबा। माते, तुम्हारे इस बेटे की कुंडली हो तो मुझे दिखाना। जी बाबा, अभी लेकर आती हूँ। तब तक बाबा खाना लीजिए। बाबा, ये मेरे बड़े बेटे की कुंडली है और ये मेरे छोटे बेटे की। माते, तेरे बड़े बेटे का तो जीवन सामान्य है, परंतु तेरा छोटा बेटा नरेंद्र। छोटे बेटे का क्या बाबा? अगर वो राजनीति में कदम रखता है तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत ही ताकतवर। जैसे कोई महाराजा हो ऐसा बड़ा आदमी बनेगा। और अगर उसने संन्यास की राह ली तो भी बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। शंकराचार्य, शंकराचार्य। राजा या फिर सन्यासी। करीब 50 साल पहले नरेंद्र मोदी के बारे में एक साधु ने कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी की थी। क्या वो भविष्यवाणी सच साबित हुई है? चुनाव में बड़ी जीत के बाद नरेंद्र मोदी अब 7 RCR तक पहुंच चुके हैं। 7 रेस कोर्स रोड, देश के प्रधानमंत्री का घर, सबसे बड़ा पावर सेंटर। मोदी आज सत्ता के शिखर पर है, लेकिन उनकी जिंदगी का एक सच यह भी है कि वो सन्यासी बनना चाहते थे। 7 RCR में पेश है नरेंद्र मोदी की जिंदगी का वो मुश्किल सफर जिसने उन्हें सन्यास की राह से सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। छब्बीस मई को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन शपथ लेने के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले वो अपनी मां का आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंचे। मां हीराबेन ने भी जी भरकर बेटे पर प्यार और आशीर्वाद लुटाया। प्लेट में जब हलवा लगाया गया तो 94 साल की हीराबेन ने अपने हाथों से 63 साल के बेटे को जबरदस्ती हलवा खिलाया। घर वालों ने इसी दौरान पानी पेश किया, लेकिन जब मोदी ने पानी का घूंट भरा तो मां ने रुमाल पहले से तैयार कर लिया था और एक छोटे बच्चे की तरह उन्होंने नरेंद्र मोदी का मुंह भी साफ किया। इस मुलाकात में हीराबेन ने अपने बेटे को 101 रुपए का शगुन भी दिया। मोदी ने भी चुपचाप मां का शगुन रख लिया। यह दृश्य नरेंद्र मोदी के सबसे छोटे भाई पंकज मोदी के घर का है। वो घर जहां उनकी मां रहती हैं, जहां उनके अपने रहते हैं। लेकिन 45 साल पहले नरेंद्र मोदी ने अपना घर और परिवार उस वक्त छोड़ दिया था जब सन्यास की राह पर उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए थे। MV कामत ने द मैन ऑफ द मोमेंट में लिखा है कि 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी ने आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में अपना घर छोड़ दिया था। लेकिन घर छोड़ने के बाद वो कहां गए, कहां रहे और उन्होंने क्या हासिल किया, इस बारे में बहुत कम जानकारी है। लेकिन खुद नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो 3 सालों के लिए हिमालय पर चले गए थे। कुछ बातें ऐसी हैं जिसको मैं, ये समय नहीं है कहने के लिए, लेकिन मेरे विद्यार्थी काल, स्कूली जीवन के बाद मैं हिमालय में चला गया था। हिमालय के मेरी ज़िंदगी के जो 3 साल है करीब करीब, वहाँ की बहुत सी घटना है जो मुझे, लेकिन उसके विषय में अभी समय नहीं हुआ है कहने के लिए, कभी कहूँगा।
नरेंद्र मोदी का यह भी कहना है कि अपनी इस हिमालय यात्रा के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में भी लंबा वक्त गुजारा था और बेलूर मठ से अपने इस लगाव की वजह से ही चौथी बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो वहां आए थे। यहाँ मैं बहुत बार आता था, आज लंबे समय के बाद आया। वही पुरानी अनुभूतियां जागृत हुई। मन मंदिर को बहुत ही समाधान हुआ, आनंद हुआ। बेलूर मठ से आपका लगाव है, मैंने सुना है कि आप बेलूर मठ गए थे साधु बनने के लिए, तो क्या वो हिस्सा आपकी जिंदगी का बताएंगे हमें? वैसे अभी भी कुछ मेरे साथी स्वामी जी जो हैं अभी भी है वहाँ, वो भी बताएंगे आपको। स्वामी आत्मस्थानंद जी हैं, अब तो आयु भी बहुत हो गई। अभी मैं उनके पास गया था, लंबे अरसे तक उनके पास में रहा था। अच्छा। उनके एक गुरु बंधु थे, उनके पास भी मैं काफी रहा था। तो यार वो एक अलग दुनिया है, इसको कहाँ खोलेंगे। बेलूर मठ के सहायक सचिव स्वामी सुबीरानंद के मुताबिक करीब 45 साल पहले नरेंद्र मोदी मठ में सन्यासी बनने के लिए आए थे। उन दिनों बेलूर मठ के मुख्य व्यक्ति स्वामी माधवानंद जी महाराज हुआ करते थे। माधवानंद जी महाराज नरेंद्र भाई को बोला कि तुम्हारा उम्र बहुत कम है और पढ़ो और उसके बाद आओ। लेकिन नरेंद्र भाई का मन में एक तीव्र गहरा वैराग्य था। सन्यासी बनने के लिए उनके अंदर में एक अद्भुत उन्मादना था। हुगली नदी के किनारे बने इस बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने अखंड भारत का विजन भी दिया था। उन्होंने देश विदेश की कई यात्राएं की थीं। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुई धर्म संसद में वैदिक धर्म पर उनके भाषण ने भारत के लिए पश्चिमी देशों के नजरिए को बदल कर रख दिया था। Ladies and gentlemen, welcome to the afternoon session of the opening day today, the 11th of September, 1893. We now introduce you to Swami Vivekananda from India and request him to address us. Swami Vivekananda. स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर 1897 में रामकृष्ण मिशन की भी शुरुआत की थी, जिसका मकसद देश में सामाजिक काम करना था। मिशन का मुख्यालय बेलूर मठ में ही है, लेकिन इस मिशन में सिर्फ ग्रेजुएट लोगों को ही रहने का मौका मिलता था, इसलिए नरेंद्र मोदी को भी मिशन से बाहर आना पड़ा था। लेकिन युवा नरेंद्र का बैरागी मन उन्हें बेलूर मठ से उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बने रामकृष्ण मिशन के एक दूसरे मठ तक खींच लाया। इस मठ की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद ने ही की थी। जब उन्होंने गए, वहां का अध्यक्ष बोले, जैसे हमारे प्रेसिडेंट महाराज बोला, मैं भी तुमको बोल रहा हूं, तुम और पढ़ाई करो, उसके बाद आओ सन्यासी बनने के लिए। नरेंद्र मोदी का अंदर तब इतना वैराग्य था कि नरेंद्र मोदी घर में वापस नहीं लौटा, चला गए हिमालय में। मेरे मन पर प्रभाव पैदा किया स्वामी विवेकानंद जी ने बाल्यकाल से। बहुत छोटे आयु में विवेकानंद जी को पढ़ लिया, और हो सकता है कि मेरा नाम नरेंद्र होने के कारण भी मुझे उनके प्रति बड़ा लगाव हो गया, और मुझे हर चीज उनकी मेरे मन को छू जाती थी, और आज भी मुझे मेरे मन पे उसका प्रभाव है। M.V. कामत ने भी अपनी किताब द मैन ऑफ द मोमेंट में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद ने हिमालय में कुछ समय बिताया था। ये बात नरेंद्र मोदी भी जानते थे, और इसीलिए वो वेलूर मठ से निकलने के बाद
हिमालय की ओर चले गए थे। मेरी आध्यात्मिक दुनिया है एक, जो मैंने आपको हिमालय की बात कही, लेकिन अभी उसके विषय में कुछ कहने का समय हुआ नहीं है। उचित समय पर मैं जरूर इन चीज़ों पर कभी लिखूंगा। मेरी ज़िंदगी को सबसे श्रेष्ठ अनुभव है। हिमालय की मेरी अपनी ज़िंदगी रही है, लेकिन उसको चीज़ों को मैं अभी छूना नहीं चाहता हूँ। हिमालय में लंबा वक्त गुजारने के बाद जब नरेंद्र मोदी वापस लौटे तो राजकोट में रामकृष्ण मिशन के मठ में भी कई दिनों तक वो आते रहे। उन दिनों राजकोट मठ के अध्यक्ष स्वामी आत्मनिष्ठानंद जी महाराज थे। स्वामी सुबीरानंद के मुताबिक राजकोट के विद्यार्थी भवन में नरेंद्र मोदी के एक रिश्तेदार पढ़ते थे, जिनसे मिलने के बहाने वो बार बार राजकोट आते थे। लेकिन मोदी का असल मकसद स्वामी आत्मनिष्ठानंद जी महाराज के मठ के सन्यासियों की संगत करना होता था। नरेंद्र, बैठो। नरेंद्र, तुम्हें यहाँ आते हुए काफी दिन हो गए हैं। मेरे ख्याल से तुमको अब चले जाना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? हाँ नरेंद्र, इस देश को तुम्हारी जरूरत है। जाओ और देश की सेवा करो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। खुश रहो। और हाँ नरेंद्र, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, अपनी दाढ़ी कभी नहीं कटानी। जी गुरुजी। नरेंद्र मोदी की जिंदगी का यह हिस्सा आज भी एक राज ही है। उनकी हिमालय यात्रा के बारे में उनके परिवार को भी कुछ मालूम नहीं है, क्योंकि इस दौरान नरेंद्र मोदी अपने परिवार से भी पूरी तरह कटे रहे थे। उनकी मां हीराबेन का खुद कहना है कि वो अपने बेटे के गम में पागल सी हो गई थी। लेकिन एक दिन अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो वो हैरान रह गई। माँ, माँ, भाई। प्रणाम। मेरा बेटा, मेरा लाल नरेंद्र कहाँ था इतने दिन? मैं हिमालय में था माँ। हिमालय? जी। कहाँ रहता था? क्या खाता था वहाँ? चल छोड़, मैं तो रोटला और सब्जी बना रही थी, पर रुक, तेरे लिए कुछ मीठा बनाती हूँ। अरे माँ, तुम परेशान मत हो, मैं सब्जी रोटला खा लूंगा। भाई, भाई आइए ना। एम.वी. कामत ने द मैन ऑफ द मोमेंट में लिखा है, हीराबेन के मुताबिक नरेंद्र मोदी 2 साल बाद वडनगर लौटे थे, लेकिन सिर्फ एक दिन और एक रात ही वो घर में रुके, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर वडनगर छोड़ने का फैसला कर लिया था। दरअसल बचपन से ही नरेंद्र मोदी का मन धार्मिक बातों में ज्यादा रमता था। वडनगर की जिस गली में उनका परिवार रहता था, उसके दूसरे छोर पर गिरपुर महादेव का मंदिर है। नरेंद्र मोदी हर दिन इस मंदिर की पहले परिक्रमा करते और फिर एक जगह बैठकर जप करते थे। इस गिरपुर महादेव मंदिर में रोज सुबह मत्था टेकने के बाद ही बालक नरेंद्र मोदी की दिनचर्या शुरू होती थी। नरेंद्र, आया माँ। नरेंद्र क्या कर रहे हैं बेटा? किताब पढ़ रहा हूँ माँ। जल्दी आजा नरेंद्र।
तेरे बापू राह देख रहे होंगे। स्टेशन नहीं जा रहे क्या? जा रहा हूँ माँ, स्कूल की तैयारी भी तो कर लूँ। स्टेशन से सीधा स्कूल भी तो जाना है। अच्छा ठीक है, ये ले, पहले नाश्ता कर ले। साल 1950। देश को आजाद हुए अभी 3 साल ही हुए थे। नए भारत की नींव पड़ रही थी, नए दौर की शुरुआत थी। इन्हीं दिनों आज के गुजरात के कस्बे वडनगर में नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। दिन था 17 सितंबर 1950। लेकिन जो नरेंद्र मोदी हमें आज दिखाई देते हैं, उनकी असली शुरुआत उनके जन्म से करीब 8 साल बाद हुई थी, जब उन्होंने वडनगर रेलवे स्टेशन पर पहली बार अपने कदम रखे थे। कड़क मीठी चाय, चाय बोलो चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय चाय, चाय चाय वाला। ये चाय वाले। हाँ साहब, कितनी चाय चाहिए? कितने की है चाय? 10 पैसे की एक चाय। एक चाय लेना। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल जी हार जाएंगे तो वो तो विपक्ष में भी बैठेंगे, लेकिन मोदी हार जाएगा तो कहां जाएगा। मेरे कांग्रेस के नेता चिंता मत करो, मेरी चाय बनाने की किटली का सामान तैयार। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 80 किलोमीटर दूर उत्तरी गुजरात का एक छोटा सा कस्बा है वडनगर। करीब 56 साल पहले वडनगर के रेलवे स्टेशन पर दामोदर दास मोदी की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उन दिनों 8 साल का एक लड़का नरेंद्र भी सुबह सवेरे ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाया करता था। नरेंद्र के पिता दामोदर दास मोदी चाय बनाते तो वो चाय की केतली हाथ में लेकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ दौड़ कर चाय बेचता था। उन दिनों वडनगर का ये रेलवे स्टेशन बहुत छोटा हुआ करता था। यहां से दिन में सिर्फ 2 बार ही रेल गुजरती थी, इसलिए दोपहर में भी जब 1 घंटे के लिए स्कूल की छुट्टी होती तो नरेंद्र स्कूल से भागता हुआ अपने पिता का हाथ बटाने रेलवे स्टेशन चला आता था। लेकिन जब स्टेशन के सामने ही बने स्कूल की घंटी 2:12 बजती तो वो अपना बस्ता उठाता और फौरन स्कूल के लिए रवाना हो जाता। नरेंद्र मोदी का बचपन कई साल तक इसी तरह स्टेशन और स्कूल के बीच झूलता रहा। नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त सुधीर जोशी और प्रताप भाई के जहन में आज भी वो पुरानी यादें ताजा हैं। स्टेशन और स्कूल उनकी 2 मिनट के रास्ते पे थी। 50 मीटर दूर स्कूल थी और 50 मीटर जाने में बहुत समय नहीं होता है, और छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे तो दौड़ के ही जाते हैं। वडनगर की तंग गलियों में बना ये मकान आज बेहतर हाल में है, लेकिन करीब 63 साल पहले जब नरेंद्र मोदी का जन्म इस मकान में हुआ था, तब इसकी न तस्वीरें ऐसी थीं और न ही तकदीर। 12 फीट चौड़े और 40 फीट लंबे इस मिट्टी से बने घर में नरेंद्र मोदी ने 5 भाई बहनों के बड़े परिवार के बीच अपना बचपन गुजारा। नरेंद्र मोदी का पुश्तैनी घर रेल की 3 जुड़ी हुई बोगियों की तरह बना था, जिसका पहला कमरा बेडरूम और बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता था। इसी कमरे में कपड़े की चादर से आड़ लगाकर नहाने की जगह बना दी गई थी। इसके आगे का कमरा रसोई था, जिसके एक कोने में पीने का पानी और दूसरे में देवी देवताओं की तस्वीरों के साथ पूजा घर बनाया गया था। घर में 24 घंटे केरोसिन का लैंप जलता था, जिसके धुएं से पूरा घर महकता रहता था। बचपन की ऐसी कड़वी यादें आज भी नरेंद्र मोदी के जहन में ताजा हैं। कि मैंने अपनी मां को अड़ोस पड़ोस के घर में बर्तन साफ करके, पानी भर के हमें संस्कारित करने का और बिना निराश हुए
बच्चों को पालने का उस मां ने काम किया। एमवी कामत ने द मैन ऑफ द मोमेंट में लिखा है कि नरेंद्र मोदी का परिवार मूलत बनासकांठा जिले के नवदोत्रा गांव का रहने वाला था। दरअसल मोदी परिवार के संघर्ष की यह कहानी 19वीं सदी के आखिरी में उस वक्त शुरू हुई थी जब मगनलाल रणछोड़ दास नाम के एक शख्स ने वडनगर में किराने की दुकान खोलने के लिए अपना घर छोड़ा। मगनलाल का एक बेटा मूलचंद हुआ जिसने अपने पिता की दुकान संभाली और मूलचंद के ही बेटे का नाम दामोदर दास मोदी था जिसका जन्म 1915 में वडनगर में हुआ था। 60 का दशक। वडनगर में दामोदर दास मोदी की जिंदगी आसान नहीं थी। परिवार बड़ा था और आमदनी कम। ऐसे हालात में जब दामोदर दास मोदी का तेल बेचने के पुश्तैनी धंधे से काम नहीं चला तो उन्होंने चाय की एक दुकान खोल ली थी। नरेंद्र मोदी भी जब 8 साल के हुए तो पिता की मदद करने के लिए चाय बेचने लगे और रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते बेचते ही उन्होंने एक बड़ा सबक सीखा। सबक था दुनियादारी का। इनकी जो स्पष्ट कहें तो जो आर्थिक समस्याएं थी गांव में होती है हर एक की, लेकिन इनकी खास करके विशेष थी। फैमिली बहुत बड़ा था और आर्थिक जो उपार्जन होता है वो उस टाइम के हिसाब से हमको ऐसा लगता था। उसने कभी हमको फील करने नहीं दिया। वो आता तो अप टू डेट यूनिफॉर्म में आता, उसको देख के कभी नहीं लगता कि इसको कोई तकलीफ है। तो बच्चों, अभी आपने नदी और उसके विज्ञान के बारे में पढ़ा। क्या सभी को समझ में आ गया? बहुत अच्छे। अब सभी बच्चे नदी शब्द की विवेचना करके उसके व्याकरण को समझाते हुए उस पर निबंध लिखेंगे और अपनी कॉपी मॉनिटर को दिखा देंगे। गुरुजी, मैं अपनी कॉपी मॉनिटर को नहीं दिखाऊंगा। क्यों? अपनी कॉपी मॉनिटर को क्यों नहीं दिखाओगे? गुरुजी, आप ही मेरी कॉपी ठीक कर सकते हैं। क्लास मॉनिटर सुधार नहीं कर सकता। लेकिन नरेंद्र, सभी बच्चे अपनी कॉपी मॉनिटर को दिखा रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं मालूम गुरुजी, लेकिन मैं सिर्फ आपको ही अपनी कॉपी दिखाऊंगा। ठीक है, बैठ जाओ। होमवर्क वो बोलते थे ना, तो वो ये सबसे पहला मुझे बताता था। को मॉनिटर को बताना चाहिए, लेकिन कभी कभी कहता था साहब आप देख लीजिए। मन से जिद्दी था वो, जो मतलब मन में पक्का कर लेता था वो चीज को वो करके रहता था। और सबसे पहला ये था कि नॉट टू बी इम्प्रेस्ड बाय एनीबॉडी बट टू इम्प्रेस दी अदर्स। उसके पास जो क्वालिटी थी उससे वो दूसरों पर प्रभाव डालता था। वो किसी के प्रभाव में आज तक नहीं आया है। नरेंद्र मोदी जब मिडिल स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे उन दिनों में भी वो एक ऐसे जिद्दी स्टूडेंट के तौर पर पहचाने जाते थे जो हर हाल में टीचरों और दोस्तों से अपनी बात मनवा लेता था। सुधीर जोशी को आज भी याद है कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने चैलेंज करके क्लास मॉनिटर का चुनाव जीत लिया था। चैलेंज कर देते थे, आज ऐसा हुआ तो कल ऐसा हो जाएगा। उसमें एक दफे उन्होंने बोल दिया कि सुधीर आज फॉर्म भर दिया है सीआर बनने के लिए। मैंने बोल दिया पापा ने मम्मी ने हमको पढ़ाने के लिए भेजा है, नहीं कि वो सीआर बनने के लिए। तो उन्होंने बोला मुझे कि बस वो बोल दिया था, ये कर दिया है, कर दिया, फॉर्म भर दिया है आज मैंने। तो बाद में तो बस जीतने का ही पूरा संकल्प कर लिया है और ऐसा करेंगे ही। बाद में बस उन्होंने विड्रॉल नहीं किया फॉर्म और जीत के ही रहे। वडनगर का बीएन हाई स्कूल, जहां नरेंद्र मोदी ने 10वीं तक ही पढ़ाई की थी, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई सिर्फ किताबों की ही नहीं थी। नरेंद्र मोदी दिन भर स्कूल की पढ़ाई के बाद दूसरे बच्चों की तरह अपने घर नहीं लौटते थे। वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले। स्कूल के दिनों में 8 साल के नरेंद्र मोदी की शामें अक्सर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा में गुजरती थीं। उस टाइम पुलिस ग्राउंड है वडनगर में, वो पुलिस ग्राउंड में हमारी शाखा लगती थी, तो खेलने का बहुत मिलता था हमको। और खेलने के बाद जब बच्चे थक जाते हैं तो उनको बिठा के अच्छे अच्छे देशभक्ति के गीत वो
वो गाते थे और हम भी उनके साथ वो देशभक्ति के गीत गाते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर शहर में हुआ था। वडनगर में संघ की शाखा 1944 में शुरू की गई थी, लेकिन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो गुजरात में भी संघ की जड़ें कमजोर पड़ गई थी। करीब 10 साल बाद 1958 में जब बाबू भाई नायक नाम के संघ प्रचारक ने वडनगर में युवाओं को संघ से जोड़ने की मुहिम छेड़ी, तो संघ से जुड़ने वालों में 8 साल के नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। और एक दिन संघ की शाखा में जब नरेंद्र की मुलाकात लक्ष्मण राव इनामदार उर्फ वकील साहब नाम के शख्स से हुई, तो जैसे उनकी दुनिया ही बदल गई। एमवी कामत ने द मैन ऑफ द मोमेंट में लिखा है कि उस वक्त गुजरात में प्रांत प्रचारक रहे वकील साहब से ही नरेंद्र मोदी ने संघ का बुनियादी सबक सीखा था। मैं हमेशा वर्तमान में जीता रहने वाला व्यक्ति हूँ। अब जब वर्तमान में जीता हूँ तो विद्यार्थी काल को भी उसी प्रकार से जी लिया। मुझे एक सुविधा रही है कि मैं किसी भी कालखंड में खुद के लिए न जिया हूँ, खुद के लिए न कुछ सोचा है, और उसके कारण मैं उस कार्य के साथ अपने आप को जोड़ देता हूँ। हमारे संघ में एक प्रचारक पद्धति है जो अपना पूर्ण जीवन संघ के लिए दे देते हैं। तो नरेंद्र भाई के मगज में भी, उनके मन में भी ऐसा विचार आया कि मैं भी प्रचारक हो सकता हूं, उनके दिल में हो। और वो धार्मिक वृत्ति तो थे ही। आज भी शायद कम लोगों को पता है कि नरेंद्र भाई 2 टाइम की नवरात्रि जो होती है ना, चैत्री नवरात्रि और आसो की नवरात्रि, वो 35 साल से सिर्फ नींबू का पानी पी के वो नवरात्रि करते हैं। और योग तपस्या वो तो उनके स्वभाव में बचपन से ही है। एमवी कामत ने द मैन ऑफ द मोमेंट में लिखा है कि जब नरेंद्र मोदी की उम्र 12 साल की थी, उन दिनों वडनगर में उनके घर पर एक साधु आया था। बालक नरेंद्र के बारे में उस साधु ने उनकी मां के सामने एक भविष्यवाणी की थी। उस वक्त घर पर नरेंद्र मोदी के अलावा उनकी मां हीराबेन और भाई सोमा भाई भी मौजूद थे। तेरा छोटा बेटा नरेंद्र, छोटे बेटे का क्या बाबा? अगर वो राजनीति में कदम रखता है तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत ही ताकतवर। जैसे कोई महाराजा हो ऐसा बड़ा आदमी बनेगा। और अगर उसने संन्यास की राह ली तो भी बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। शंकराचार्य, शंकराचार्य। एक बार मेरे घर में हम 2-4 दोस्त बैठे थे, तो मेरा एक दोस्त था हरीश पटेल करके, वो हमारा सबका दोस्त था। उसने मेरे घर में बैठ के उनकी हस्तरेखा देख के बताया था कि ये लड़का या तो बड़ा संत बनेगा या तो बड़ा राजनेता बनेगा। एक तरफ आरएसएस का असर और दूसरी तरफ धर्म की ओर झुकाव। युवा नरेंद्र का मन जिस ओर बढ़ रहा था, उससे उनके परिवार के लोग परेशान हो गए। उन्हें लगा कि कहीं नरेंद्र मोदी संन्यास ना ले लें। एमवी कामत ने द मैन ऑफ द मूवमेंट में लिखा है कि उनकी मां हीराबेन को अक्सर ये डर सताता रहता था कि कहीं एक दिन उनका बेटा घर छोड़कर चला ना जाए। युवा नरेंद्र मोदी के धर्म की तरफ बढ़ते झुकाव से परेशान होकर आखिरकार उनके माता पिता ने उनकी शादी करने का फैसला कर लिया था और घांची समुदाय की परंपरा के मुताबिक उनकी शादी पड़ोस के ही कस्बे ब्राह्मणवाड़ा में तय कर दी गई थी। द वीक पत्रिका में छपे लेख के मुताबिक 1968 में नरेंद्र मोदी की शादी जशोदाबेन से हुई। नरेंद्र मोदी के स्कूल के दिनों के दोस्त और उनकी शादी के चश्मदीद नागजी देसाई के हवाले से लेख में कहा गया है कि जशोदाबेन शादी के बाद विदा होकर नरेंद्र मोदी के साथ ही अपने ससुराल वडनगर भी आई थी। लेकिन अगली ही सुबह नागजी देसाई को यह खबर मिली कि नरेंद्र मोदी सुबह 6 बजे की ट्रेन से अहमदाबाद चले गए।
नागजी देसाई के मुताबिक फिर करीब 30 साल बाद ही नरेंद्र मोदी वापस लौटे। क्या कभी उन्होंने आपसे ये कहा कि वो आपको छोड़ रहे हैं और शादी के बंधन से अलग हो रहे हैं? उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि मैं पूरे देश का भ्रमण करूंगा, जहां भी जाने की इच्छा होगी वहां जाऊंगा, तुम मेरे पीछे कहां कहां जाओगी। जब मैं वडनगर उनके परिवार में रहने के लिए गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि इतनी कम उम्र में तुम ससुराल क्यों आई, तुम्हें अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए थी। ससुराल छोड़ने का फैसला मेरा था, हमारे बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने कभी भी मुझसे आरएसएस और अपने राजनीतिक रुझान के बारे में बात नहीं की। जब उन्होंने कहा कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पूरे देश का भ्रमण करेंगे, तब मैंने उनसे कहा कि मैं भी उनके साथ चलूंगी। कई मौकों पर जब मैं ससुराल गई तो उन्हें वहाँ नहीं पाया, उन्होंने वहाँ आना भी बंद कर दिया। वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय आरएसएस की शाखाओं में बिताते थे। कुछ समय बाद मैंने भी ससुराल जाना छोड़ दिया, मैं अपने पिता के घर रहने लगी। नरेंद्र मोदी ने अपनी शादी के बाद 18 साल की उम्र में घर परिवार छोड़ दिया था। वो करीब 2 सालों तक देश भर में बेमकसद भटकते रहे। लेकिन जब वो अपनी हिमालय यात्रा से वापस लौटे तो उनको जिंदगी में एक दिशा मिल चुकी थी। उन्होंने आरएसएस का प्रचारक बनने का फैसला कर लिया था, जिसका मतलब था कि अब उन्हें आगे पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारनी है। प्रचारक का जो जीवन है वो सन्यासी टाइप का है, तो सन्यासी जैसा हो जाए वो किसी भी माँ बाप को पसंद नहीं आएगा। इसकी वजह से घर वाले ऐसा बोलते थे कि भाई तुम संघ का कुछ भी काम करो, हम मना नहीं है, मगर सबके साथ रह के काम करो। मगर उनको वो मंजूर नहीं था और उनको प्रचारक ही होना था। इसलिए पिताजी को और माताजी को थोड़ी उनकी नाराजगी होते हुए भी वो प्रचारक के लिए अहमदाबाद के लिए निकल गए। शादी या संन्यास, करीब 2 सालों तक नरेंद्र मोदी की जिंदगी इन दो छोर के बीच झूलती रही। लेकिन ये बात तो खुद नरेंद्र मोदी भी कबूल कर चुके हैं कि अपनी हिमालय यात्रा के बाद वो वडनगर छोड़कर हमेशा के लिए अहमदाबाद आ गए थे, जहां उन्होंने जिंदगी की एक नई शुरुआत की। नरेंद्र मोदी ने जब दूसरी बार घर छोड़ा तो उन्होंने वडनगर से 80 किलोमीटर दूर अहमदाबाद का रुख किया। इस शहर में उनका पहला ठिकाना ये बस स्टैंड बना। गुजरात स्टेट रोड कॉरपोरेशन ट्रांसपोर्ट के इसी बस स्टैंड पर नरेंद्र मोदी के चाचा बाबू भाई मोदी एक कैंटीन चलाते थे। 1971 में जब नरेंद्र मोदी अहमदाबाद आए तो बाबू भाई ने भतीजे को कैंटीन में कैशियर बना दिया था। किंगशुक नाग ने द नमो स्टोरी में लिखा है कि बाबू भाई की कैंटीन में अक्सर अंबालाल कोष्ठी नाम के एक शख्स आते थे। अंबालाल जनसंघ के स्थानीय नेता थे। वो नरेंद्र के कैंटीन चलाने के तरीके से बेहद प्रभावित थे। मैं जनसंघ में कांकरे वार्ड का महामंत्री था, इसलिए धरने पे कांकर एसटी के पास धरने में बैठा हुआ था। उसी समय नरेंद्र भाई मोदी वहां से निकलना हुआ उनका। उस समय वो पढ़ने जाया करते थे अहमदाबाद के अंदर। उनसे बातचीत हुई, उन्होंने हमें कोई आदमी उस समय मिलता नहीं था, इसलिए उनसे बातचीत की। इस तरह मुलाकात होने के बाद उनसे दोस्ती कर ली। फिर उनसे हमने पूछा कि आप रहते कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ एसटी स्टैंड की स्टाफ की कैंटीन है, उस कैंटीन में बैठता हूँ और उसी में यानी चाय की कैंटीन है, उसमें बैठता हूँ और उसी में वहीं गुजारा करता हूँ। मैंने कहा ठीक है, हम लोग भी यहीं कांकरिया वार्ड के हैं, इसलिए हमारे साथ मुलाकात करके उन्होंने हमारे साथ काम करने की शुरुआत कर दी। कुछ कर गुजरने की चाह मन में लिए युवा नरेंद्र ने अपना शहर, अपना घर परिवार छोड़ा था। इसीलिए चाचा की कैंटीन में भी ज्यादा दिनों तक उनका मन नहीं लगा। कुछ समय बाद ही नरेंद्र ने चाचा की कैंटीन को भी अलविदा कह दिया और अहमदाबाद में ही गीता मंदिर के पास अपनी अलग चाय की दुकान लगा ली थी। नरेंद्र की दुकान पर रोज सुबह संघ की शाखा से लौटने वाले स्वयं सेवक चाय की चुस्कियां लिया करते थे। इसी दौरान वडनगर में संघ के अपने अनुभव के बारे में नरेंद्र भी उनसे चर्चा किया करते थे। अंबालाल कोष्ठी के मुताबिक जब एक दिन युवा नरेंद्र ने उनसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए काम करने की इच्छा जताई तो इसके बाद उनकी जिंदगी ने एक अहम मोड़ ले लिया था।
जब मैंने जनसंघ के समय में उन्हें 25 पैसे का सभ्य बनाने के बाद क्या फिर उनसे जनसंघ में मेरा महामंत्री पद था, मैंने उनको महामंत्री पद दे दिया था। उसके बाद वहाँ थोड़े समय तक मेरे साथ वहीं कांकरिया बोर्ड में काम करते रहे। उसके बाद में उन्होंने संघ में के लिए इच्छा जताई, इसलिए मैंने वहाँ संघ में उनको डॉक्टर हेडगेवार भवन में पहुंचा दिया। वकील साहब ये बहुत मेधावी है, ये जिंदगी में कुछ करना चाहता है, इसीलिए मैं इसे आपके पास लेके आया हूं। अगर आप इसे एक मौका दें तो। अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ काम करिए, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आपको यहीं हमारे साथ रहना होगा। बिल्कुल साहब। मंजूर है आपको? धन्यवाद आपका साहब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद वकील साहब जी। 70 के दशक में लक्ष्मण राव इनामदार गुजरात में संघ के प्रांत प्रचारक थे। उन्हें वकील साहब के नाम से भी जाना जाता था। लक्ष्मण राव इनामदार ने गुजरात में संघ को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 30 सालों में गुजरात में स्वयं सेवकों की एक बड़ी फौज खड़ी कर दी थी और उसी फौज में वडनगर का वो बाल स्वयं सेवक भी शामिल था, जिसे दुनिया आज नरेंद्र मोदी के नाम से पहचानती है। एक જ વકીલ સાહેબ હોય અને વકીલ સાહેબના કપડા ધોવાની વાત હોય, વકીલ સાહેબ જે જમીને રીતે થાય, હું ખબર છે 1955ની અંદર વકીલ સાહેબ જ્યારે રાજકોટમાં આવ્યા, 7 લક્ષ્મીનગરની અંદર કાર્યાલય હતું। તે ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગ એનો જે ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ હોય તો એ વકીલ સાહેબ હતા, લક્ષ્મણરાવ ઇનામદાર, અને એના ગુણ આ બંને વ્યક્તિઓએ પ્રાપ્ત કર્યા છે, શંકરસિંહને આજે। एमवी कामत ने द मैन ऑफ द मोमेंट में लिखा है कि युवा नरेंद्र जब अहमदाबाद में संघ मुख्यालय हेडगेवार भवन में रहने के लिए पहुंचे तो वहां 12 से 15 लोग पहले से रह रहे थे। उन दिनों संघ के दफ्तर में सुबह 5 बजे उठकर प्रचारकों के लिए चाय और नाश्ता तैयार करना मोदी की पहली जिम्मेदारी थी। इसके बाद वो दफ्तर के 8-9 कमरों में झाड़ू लगाने का काम करते थे। संघ के दफ्तर में नरेंद्र मोदी के काम का यह सिलसिला करीब 1 साल तक यूं ही चलता रहा। वो जब सीएम हुए उसके बाद उनका बहुमान हुआ हेडगेवार भवन में। उन्होंने उस दिन बताया कि आज से थोड़े साल पहले मैं यहाँ प्रचारक था, उस टाइम ये पुराना कार्यालय था, वहाँ कोई सुविधा नहीं थी। वो झाड़ू भी वो खुद लगाते थे, दूध लेने भी वो खुद जाते थे, चाय भी वो बनाते थे, और जो अपने सीनियर प्रचारक जी है ना, उनके लिए वो चाय भी बनाते थे और उनके कप का भी वो साफ करते थे। अध्यक्ष श्री लगभग 1972 में कदाच 73 में प्रचारक तरीकेनी स्वीकृति एमने मળી છે કે વકીલ સાહેબ લક્ષ્મણરાવ ઇનામદાર બહુ સારા, અતિ બુદ્ધિશાળી અને સારા કાર્યકર્તા નિર્માણ કરવાવાળા, મશીન કહી શકાય એવા રાજકોટમાં પણ પોતે હતા ત્યાં। આપ પણ એમની પ્રોડક્ટ હું કહી શકું એ રીતે વજુભાઈ પણ વકીલ સાહેબના બહુ ચાહક, એટલે સ્વાભાવિક એમના સાનિધ્યમાં વકીલ સાહેબના કપડા ધોતા ધોતા આજે દેશનો મેલ ધોવા માટે નીકળ્યા છે। उन्नीस में जब गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन जोर पकड़ रहा था, उस दौरान नरेंद्र मोदी की संघ में पहली तरक्की हुई। अब गुजरात में संघ के नेताओं की बसों और ट्रेनों में सीटों के रिजर्वेशन की जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी को सौंप दी गई थी। संघ मुख्यालय में देश भर से आने वाली चिट्ठियों को संभालने का काम भी मोदी को ही दिया गया था और यही नरेंद्र मोदी ने लोगों से संवाद की कला और मैनेजमेंट का पहला सबक सीखा था।
नरेंद्र मोदी जब आरएसएस के प्रचारक बने तो उन्हें पहले बीजेपी के स्टूडेंट विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्हें एबीवीपी के गुजरात यूनिट का इंचार्ज बनाया गया। संघ परिवार के एक एक आदमी होते हैं हर संस्था में, तो उनका जो गुजरात यूनिट का एवीपी था उनमें नरेंद्र भाई को भेजा गया, क्योंकि उनकी उम्र कम थी उस टाइम, शायद उसकी उम्र 20-21 साल की होगी, 74-75 की बात है। 1973-74 में जब नरेंद्र मोदी संघ प्रचारक के तौर पर सक्रिय थे, उन दिनों गुजरात में छात्रों का नव निर्माण आंदोलन तेज हो गया था। छात्रों के इस आंदोलन से जुड़ने वाले राजनीतिक दलों में उस वक्त का जनसंघ भी शामिल था और उस वक्त नरेंद्र मोदी जनसंघ के स्टूडेंट विंग एबीवीपी के इंचार्ज थे। 25 जून 1975 को जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल का ऐलान किया था, तब अहमदाबाद में संघ के दफ्तर में भी हड़कंप मच गया था। नरेंद्र मोदी ने अपनी किताब आपातकाल में गुजरात में लिखा है कि इमरजेंसी की उस रात संघ के दफ्तर में रात भर फोन घनघनाते रहे। इमरजेंसी के दौरान तमाम राजनीतिक संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई थी, जिनमें संघ भी शामिल था। ऐसे हालात के बीच 7 जुलाई 1975 को संघ के विभाग प्रचारकों की पहली बैठक अहमदाबाद में बुलाई गई थी। इस बैठक में नरेंद्र मोदी भी सिख का भेष बनाकर शामिल हुए थे। साथियों, संघ पर प्रतिबंध लगने के बाद ऐसे मुश्किल हालत में काम कैसे किया जाए, इसी बात पर चर्चा के लिए आज ये बैठक बुलाई गई। जब इमरजेंसी लगाई गई थी तब नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक भर थे। यही वजह है कि उस वक्त जब संघ के सारे बड़े नेता पकड़ लिए गए थे, मोदी आजाद घूम रहे थे। इसीलिए उन्हें खुद को साबित करने का एक बड़ा मौका भी मिला। मोदी को संघ के प्रचार के लिए पर्चे छापने और देश भर में उन्हें पहुंचाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई और इस काम को अंजाम देने में वो कामयाब भी रहे। इमरजेंसी में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब देश के लोकतंत्र पर ताले लगा दिए थे और लोकतंत्र के लिए एक संघर्ष चलता था, मेरी आयु तो बहुत छोटी थी, लेकिन उस समय मुझे समाज के बहुत लोगों से मिलने का अवसर मिला, दुनिया को अलग रूप से जानने का अवसर मिला। मैं अंडरग्राउंड था, पढ़ने का भी बहुत अवसर मिला। लोकतंत्र की ताकत, लोकतंत्र के भिन्न भिन्न पहलू, उसके सामर्थ्य को मैंने समझा। इमरजेंसी के दौरान गुजरात में गैर कांग्रेसी मोर्चा सरकार थी। शायद इसीलिए गुजरात एंटी इमरजेंसी गतिविधियों का केंद्र बन गया था। समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने भी इमरजेंसी के दौरान अपना काफी वक्त गुजरात में ही गुजारा था और यहीं नरेंद्र मोदी की उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। 10 मिनट में जॉर्ज फर्नांडिस जी आने वाले हैं। आप उनसे मिल सके इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। सरकार जिस तरह से संघ के स्वयंसेवकों को दबा रही है वो एक चिंता का विषय है, लेकिन संघ को भी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी स्तर पर तैयार रहना पड़ेगा। जी, आप कह बिल्कुल उचित रहे, लेकिन इंदिरा गांधी बहुत जिद्दी महिला है। हाँ बिल्कुल, वो अपनी जिद कभी नहीं छोड़ेगी। मुझे तो लगता है कि सशस्त्र प्रतिकार ही आपातकाल से बचने का एकमात्र उपाय है। संघ को राष्ट्र के हित में देर किए बिना इस विकल्प पर सोचकर अमल करना चाहिए। इमरजेंसी के बाद 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी। उधर गुजरात में भी बाबू भाई पटेल की जनता मोर्चा की सरकार थी। इसलिए अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय हेडगेवार भवन एक बार फिर गुलजार हो गया था। अगले ही साल नरेंद्र मोदी को संघ में तरक्की देकर गुजरात के 6 जिलों का इंचार्ज प्रचारक बना दिया गया था। राज्य में संघ और उससे जुड़े संगठनों के बीच तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी भी मोदी को ही सौंप दी गई थी।
1990 में बीजेपी ने जनता दल के साथ मिलकर गुजरात में पहली बार अपनी सरकार बनाई थी। गुजरात में बीजेपी की तरक्की का यही वो शुरुआती दौर था जब लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। गुजरात में बीजेपी को मजबूत करने के लिए आडवाणी ने कांग्रेस से नाराज ब्राह्मण, वैश्य और पटेल समुदाय को तेजी से अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। उस वक्त तक नरेंद्र मोदी संघ में ही थे, लेकिन जब 1987 में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत हासिल हुई तो नरेंद्र मोदी को गुजरात बीजेपी में सचिव बना दिया गया। एमवी कामथ ने द मैन ऑफ द मोमेंट में लिखा है कि तत्कालीन संघ प्रमुख बाला साहब देवरस के निर्देश पर नरेंद्र मोदी को संघ से बीजेपी में लाया गया था। जब नरेंद्र मोदी ने अपने एक पॉलिटिकल कैरियर शुरू की तो सबसे पहले अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में उनको प्रभारी बनाया था। तो एक बाजू मेयर थे और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, एक बाजू नरेंद्र मोदी थे। तो सभी स्टैंडिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे उनको अपने एक रूम में इकट्ठा करते थे, बोलते भाई अभी चलो बताओ क्या एजेंडा है। तो मेयर वगैरह को लगा कि ये तो मोदी जैसे सुपर मेयर ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो सभी स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स ने उनके सामने फिर रेबेल कर दिया और फिर बंद कर दिया और बोला कि भाई नरेंद्र मोदी को हटाओ। नरेंद्र मोदी को हटा दिया केशुभाई के समय में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रभारी की पोजीशन से। 14 मार्च 1995 को केशुभाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात में बीजेपी की पहली सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी की यह सरकार अंदर ही अंदर सुलग भी रही थी, क्योंकि बीजेपी के 121 विधायकों में से ज्यादातर का समर्थन हासिल होने के बावजूद शंकर सिंह वाघेला मुख्यमंत्री नहीं बन सके थे। उधर नरेंद्र मोदी के पास कोई सरकारी पद तो नहीं था, लेकिन केशुभाई की सरकार में उनका दखल इतना बढ़ चुका था कि वो केशुभाई और शंकर सिंह वाघेला के बीच एक तीसरे पावर सेंटर के तौर पर नजर आने लगे थे। मैंने देखा कि जितने लोग केशुभाई पटेल को मिलने जाते थे उससे ज्यादा वो लॉबी में चलने वाले न तो वो धारासभ्य थे, न विधानसभा के सभ्य थे, न असेंबली के सभ्य थे, न कुछ सांसद थे, ना ही कुछ मिनिस्टर थे। फिर भी नरेंद्र मोदी को मिलने वाले लोग ज्यादा थे। तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन देखा और मैंने दूसरे दिन मेरे ही अखबार में लिखा कि सुपर चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो वो लिखने के बाद नरेंद्र मोदी जी का मेरे में फोन आया कि नरेंद्र भाई आपने लिखा है लेकिन ये नॉट सो, मतलब कि मैंने जो लिखा था वो सही था लेकिन उनको वो रास नहीं आया। गुजरात में बीजेपी की ये पहली सरकार घर में मचे घमासान के चलते ही धराशायी हो गई थी और इसकी सजा नरेंद्र मोदी को भी मिली। उन्हें गुजरात की राजनीति से बेदखल करते हुए बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाकर दिल्ली रवाना कर दिया गया। शंकर सिंह वाघेला का उतना ज्यादा प्रॉब्लम केशुभाई से नहीं था, केशुभाई के एडवाइजर नरेंद्र मोदी से था। तो इसके लिए माना जाता है कि मोदी रिस्पॉन्सिबल थे, क्योंकि लोग बोलते थे कि मोदी इतना इंटरफेयर करता था कि शंकर सिंह वाघेला परेशान हो गया। तो केशुभाई और संजय जोशी ने ये कह के इनका वनवास करा दिया। दिल्ली के लुटियन जोन में बना बंगला नंबर 11 बीजेपी का यही केंद्रीय दफ्तर अगले 6 सालों तक नरेंद्र मोदी का कार्यालय और आशियाना था। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मोदी को पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत 5 राज्यों का प्रभारी बनाया गया, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी माने जाने वाले नरेंद्र मोदी के लिए दिल्ली में राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि प्रमोद महाजन जैसे नेता आडवाणी खेमे में पहले से डेरा जमाए बैठे थे। तो पहले दिन से ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पे कई साल बिता दिए थे। यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी काफी अच्छी समझ थी उनकी। अरुण जेटली जी तो उनके विशेष मित्र थे ही थे यहाँ पे, और भी लोग थे जो जिनके साथ उनकी इक्वेशंस अच्छी खासी थी संगठन में और सरकार में, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। गुजरात से बाहर दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने 6 साल का ये राजनीतिक वनवास काटा। इन 6 सालों में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार बनी और 13 महीनों वाली एनडीए की सरकार बनी और गिर भी गई। गुजरात में बीजेपी की और केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। 1998 का वो दौर जब आडवाणी की जगह कुशाभाऊ ठाकरे ने बीजेपी की कमान संभाली। नए अध्यक्ष कुशाभाऊ ने नरेंद्र मोदी को महासचिव बनाया, लेकिन मोदी की निगाहें तो गुजरात पर टिकी थी।
26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए विनाशकारी भूकंप ने मोदी की गुजरात वापसी का दरवाजा खोल दिया, क्योंकि भूकंप से पैदा हुए हालात से निपटने में नाकाम नजर आ रहे मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के काम करने के तरीकों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। बीजेपी उस समय बायो इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस, स्टूडेंट इलेक्शन, छात्र संघ चुनाव सब हारती रही। बहुत ही बुरा दौरा से गुजरी बीजेपी। और फिर आया वो भूकंप। जब भूकंप आया उस समय बहुत एक्टिवली स्टोरीज निकलने लगे कि केशुभाई से के बस का है ही नहीं ये सिचुएशन संभालना, लीडरशिप में परिवर्तन होने की बहुत बहुत जरूरी है और ये एक ही व्यक्ति है जो जाके संभाल पाएंगे और वो है नरेंद्र मोदी। अगर हम केशुभाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन लड़ेगी तो इलेक्शन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी। ये बातें नरेंद्र मोदी ने गुजरात में रहते हुए अपने जो खास लोग थे, जैसे अमित शाह थे या दूसरे भी कुछ लोग थे, इनकी मदद से ये बातें दिल्ली में इनकी लॉबिंग हुआ करती थी और वो परफेक्ट ऐसे लॉबिंग थी कि नरेंद्र मोदी को फिर जैसे कि मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। एमवी कामत ने द मैन ऑफ द मोमेंट में लिखा है कि उन दिनों नरेंद्र मोदी दिल्ली में ही थे जब उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया कि अटल बिहारी वाजपेयी शाम को उनसे मिलना चाहते हैं। प्रणाम वाजपेयी जी। खुश रहो, आओ। पंजाबी खाना खाते खाते बहुत मोटे हो गए हो तुम। अब तुम्हें दुबला होना चाहिए, इसलिए यहां से चले जाओ, दिल्ली खाली कर दो। मैं समझा नहीं, कहां जाऊं? गुजरात चले जाओ, वहां तुम्हें काम करना है। तो क्या मैं अब गुजरात का इंचार्ज हूं या और भी स्टेट का? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम्हें चुनाव लड़ना है। लेकिन अटल जी, आप तो जानते ही हैं कि ये मेरा काम नहीं है और वैसे भी 6 साल से मैं गुजरात से दूर हूं, वहां की समस्याओं से अनजान हूं और वैसे भी ये मेरी रुचि का क्षेत्र नहीं है। मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूं। तुम वहां जाओ, सब जान जाओगे। तुम बुद्धिमान हो, जाओ। आपका आशीर्वाद रहा तो कामयाबी मिल जाएगी। तुम जाओ, शेष हम देख लेंगे। मेरा आखिरी कार्यक्रम बहराइच में हुआ था और यहां पर मुझे सूचना आई कि मैं अपना कार्यक्रम स्थगित करके दिल्ली जाऊं। बहराइच संगठन महासचिव के नाते मेरा आखिरी कार्यक्रम हुआ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया, मुझे गुजरात जाना पड़ा। बीजेपी ने 2001 में केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया था। यह फैसला चौंकाने वाला था। खास बात यह थी कि संघ के इतिहास में भी ऐसा पहली बार हुआ कि उसका कोई फुल टाइम प्रचारक मुख्यमंत्री बना और यहीं से नरेंद्र मोदी के लिए 7 RCR यानी 7 रेस कोर्स रोड की दावेदारी का रास्ता भी खुल गया था। गुजरात की सेवा करना का ये मुझे एक विशेष दायित्व मेरे पर आ रहा है। अक्टूबर 2001 में नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के 4 महीने बाद ही गुजरात में एक बड़ी वारदात पेश आई। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की 2 बोगियों में आग लगा दी गई। इस घटना के बाद गुजरात में दंगे भड़क उठे।
दंगों के दौरान सरकारी आंकड़ों में मरने वालों की तादाद 1266 दर्ज है, जिसमें से 70% से ज्यादा मुसलमान थे। गुजरात के इन दंगों ने नरेंद्र मोदी की छवि और उनकी राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मोदी जी, जब 2002 के दंगों की बात आती है और हमेशा आपसे ये अपेक्षा होती है और आप इसका कई बार सैकड़ों बार जवाब दे चुके हैं कि मैं उसके बारे में उस वक्त बोल चुका हूं जो मुझे बोलना है 2002 में। सब कुछ बोलता हूं, ऐसा नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप, मेहरबानी कीजिए, ये भाषा ठीक नहीं आपकी। मैं 2007 तक हर व्यक्ति को हर सवाल का हर समय जवाब दिया है। प्रिंट मीडिया में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ा है। आप लोग इसको रिसर्च कीजिए, आपको बुरा लगे भला लगे और आप चाहो कि मैं आपसे दब जाऊं तो होने वाला नहीं है। आप चाहो मुझे नोच लो, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। हाँ, 2007 में जब दोबारा यूपीए बना और उन्होंने षड्यंत्र करके कोर्ट कचहरियों में सुप्रीम कोर्ट तक मुझे घसीट के, फिर मुझे लगा कि अब मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्र करना चाहिए। आज तक हिंदुस्तान के किसी मुख्यमंत्री को 9 घंटे किसी पुलिस वाले ने ग्रिल किया है? ये मुख्यमंत्री है जिसको 9 घंटे तक पुलिस अफसरों ने ग्रिल किया था, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर किया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करके देखा था। ये सब कसौटियों से निकला हूं और आगे भी हर कसौटी के लिए तैयार हूं। लेकिन झूठ और राजनीतिक इरादों को सरेंडर कोई करे तो मोदी होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी की दंगों में भूमिका को लेकर अदालत में पहली बार सवाल तब खड़े हुए थे जब जून 2006 में पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी ने अपनी शिकायत में मोदी समेत 62 लोगों पर दंगे की साजिश रचने का आरोप लगाया था। 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT को आदेश दिया था कि वो जकिया जाफरी की शिकायत की जांच करे। SIT ने 2010 में नरेंद्र मोदी से दंगों को लेकर लंबी पूछताछ भी की थी। मई 2010 में SIT ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी थी, जिसमें नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई थी और उनके खिलाफ मामला बंद करने की सिफारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केस को वापस अहमदाबाद की अदालत में भेज दिया। जकिया जाफरी ने SIT की क्लोजर रिपोर्ट को अदालत में चुनौती दी, लेकिन 26 दिसंबर 2013 को कोर्ट ने जकिया जाफरी की अर्जी खारिज कर दी। यह अकेला मामला था जिसमें नरेंद्र मोदी का गुजरात दंगों में हाथ होने का सीधा आरोप लगाया गया था। हालांकि तकनीकी तौर पर इस मामले में किसी को भी आरोपी नहीं बनाया गया था, फिर भी कोर्ट के इस फैसले से नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी को बड़ी राहत मिली। जो हम राजनीतिक दृष्टि से कहते थे, प्रशासनिक दृष्टि से कहते थे, जिसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT ने की, आज न्यायपालिका ने भी उसकी पुष्टि की है। राजनीतिक से ज्यादा मोदी जी का और जो हमारी पार्टी आज तक कहती रही है, मैं इसको एक अपनी पार्टी की और मोदी जी की नैतिक जीत मानता हूं कि ये जो सारा प्रचार चला था कि 2002 के दुर्भाग्यपूर्ण दंगों में उनका कुछ रोल है, ये अपने आप में गलत साबित होता है। दंगों को लेकर तमाम सवाल थे, इसलिए 2002 में गुजरात का चुनाव जीतने के बाद से ही नरेंद्र मोदी ने अपने लिए नए तरह की राजनीतिक जमीन तैयार करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने विकास की राजनीति को अपना हथियार बनाया। मोदी ने विकास का एक नया मॉडल लोगों के सामने रखा, जिसे नाम दिया गया वाइब्रेंट गुजरात। गुजरात के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे अवसर है, सारी विषयों से उनसे परिचित कराऊंगा। उनको आग्रह करूंगा कि वे गुजरात आए, गुजरात के दर्शन करें और फिर निर्णय करें गुजरात में इन्वेस्टमेंट किस क्षेत्र में वो करना चाहते हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत 2003 में की गई थी और साल 2009 आते आते नरेंद्र मोदी की इमेज निवेश के चैंपियन के तौर पर बन चुकी थी। उधर बीजेपी 2009 का लोकसभा चुनाव हार गई थी। यही वो समय था जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी थी।
साल 2010 में गुजरात के 9 बड़े दंगों की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने भी जब मोदी को क्लीन चिट दे दी, तो इसके बाद वो राज्य में सद्भावना यात्रा पर निकल पड़े थे। गुजरात दंगे के वक्त दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार थी। सरकार के घटक दल नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। बीजेपी भारी दबाव में थी, लेकिन मोदी की कुर्सी बच गई और इस एक राजनीतिक जीवन दान के बाद मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो गुजरात में एक के बाद एक 3 चुनाव जीतते चले गए। गुजरात विकास मॉडल के रथ पर सवार नरेंद्र मोदी तीसरी जीत के बाद दिल्ली की तरफ कूच कर गए, लेकिन मोदी के लिए दिल्ली अभी दूर ही थी, क्योंकि उनकी राह में एक तरफ दंगों की दीवार थी, तो वहीं पार्टी के अंदर राह रोकने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी तैयार खड़े थे। कल्पना कीजिए स्पीड की कि एक व्यक्ति अभी तो मैप देख रहा है कि किस इलाके में जाऊं, वो 19 महीने के बाद पहला मेट्रो का कोच बनाकर के दिल्ली को डिलीवरी देता है, और आज दिल्ली के अंदर जितने मेट्रो के कोच आ रहे हैं वो गुजरात से बनकर के आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी को आरएसएस के जो लीडरशिप, संघ के जो लीडरशिप पहले ही तय कर लिया था कि नरेंद्र मोदी को बनाना है, क्योंकि ये चर्चा संघ में पहले हो चुका था। एक समय नितिन गडकरी जिस समय अध्यक्ष थे, और नितिन गडकरी और संघ का रिश्ता हम सब जानते हैं, उस समय से ये चर्चा शुरू हुआ था। और आरएसएस के एक बहुत सीनियर एक लीडर मुझे बताया था कि आडवाणी जी अभी हो गया है जो कंट्रीब्यूशन, अभी हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे कैसे हम आगे बढ़े। जून 2013 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने सेंट्रल इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी इसके विरोध में थे, लेकिन आडवाणी के विरोध को दरकिनार करते हुए 13 सितंबर 2013 को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। संसदीय दल ने यह फैसला किया है कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। नरेंद्र मोदी ने पार्टी का किला जीत लिया था, लेकिन उनकी उम्मीदवारी के ऐलान से पहले ही उनके एक सहयोगी दल जेडीयू ने बीजेपी से नाता तोड़कर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की ताकि धर्मनिरपेक्ष ताकतें नरेंद्र मोदी से दूर ही रहें। ये देश प्रेम से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, भाईचारे से चलेगा, सद्भाव से चलेगा, गले मिलने से चलेगा, सबकी इज्जत करने से चलेगा। इसमें कभी टोपी भी पहननी पड़ेगी, कभी टीका भी लगाना पड़ेगा। गठबंधन राजनीति के दौर में नरेंद्र मोदी के लिए यह तगड़ा राजनीतिक झटका था। बीजेपी को बहुमत न मिलने की सूरत में जेडीयू जैसे गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी दलों का रुख नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता था। उधर 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की हालत खस्ता थी। 2009 में यूपी में बीजेपी को सिर्फ 10 सीटें ही मिली थीं। ऐसे मुश्किल हालात के बीच नरेंद्र मोदी ने अपने करीबी अमित शाह को उत्तर प्रदेश के चुनावी जंग में उतारा। अमित शाह बीजेपी में इलेक्शन मैनेजमेंट के माहिर रणनीतिकार माने जाते हैं, और जब चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी ने सहयोगी अपना दल को मिलाकर यूपी के खाते से 73 सीटें झटक ली। नरेंद्र मोदी की सुनामी ने यूपी ही नहीं, पूरे हिंदी बेल्ट में जीत की राह का हर ताला तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में 27, राजस्थान में 25, बिहार में 22, झारखंड में 12, उत्तराखंड में 5, हरियाणा में 7 और देश के दिल दिल्ली में 7 में से 7 सीटें जीतकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। मोदी के पक्ष में आए ऐसे नतीजों ने उनकी बहुमत की राह की सारी रुकावटें एक ही झटके में साफ कर दी। 300 से ज्यादा सीटों वाली एक मजबूत सरकार बनाई है।
और सरकार ऐसी हो जिसको कोई अंदर भी न दबा सके, बाहर भी न दबा सके। अपनी चुनावी रैलियों में 300 कमल मांगने वाले मोदी को 336 सीटों के बहुमत के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली है। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता के रूप में श्री नरेंद्र भाई मोदी के नाम की घोषणा करता हूं। ये मोदी जो आपको दिख रहा है ना, और मीडिया के मित्र भी समझे, और देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं, मोदी आपको दिखता है इसलिए नहीं कि मोदी बहुत बड़ा है। मोदी इसलिए दिख रहा है कि मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे अपने कंधे पर बिठाया। ये थी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की अब तक की वो कहानी जिसमें संन्यास का मोड़ भी शामिल था और गुजरात दंगों का पड़ाव भी। मोदी की इस दास्तान में हिंदू हृदय सम्राट के नारे भी गूंजते रहे हैं और विकास पुरुष के तौर पर उनकी महिमा गान भी। नरेंद्र मोदी की इस कहानी में अब 7 RCR का पता, एड्रेस भी जुड़ चुका है। 7 RCR में आगे आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर प्लान। मिलते हैं अगले हफ्ते।